दिखा दीजिए क्विकली एशिया किस तरह का कामकाज हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी पस्त है, एशिया मिला जुला है और ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए वो बढ़िया थे। हम जब कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, जब हमारा क्लोज हुआ था तो 1/4 से आधा % यूएस फ्यूचर्स मजबूत थे। उससे कहीं अच्छा सेशन निकला, 2/3 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स गेन और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तो हैंडओवर यूएस से बढ़िया है अगर सिर्फ वहां की इक्विटी की चाल देख रहे हो आप। लेकिन बाकी सारे डेवलपमेंट्स क्या हैं, मूड मॉल है कैसा? अगर हैंडओवर अच्छा था तो गिफ्ट निफ्टी और एशिया रिजॉइस क्यों नहीं कर रहा है? ये हरमास समझाएंगे। हरमास, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और अच्छा सेशन था कल वॉल स्ट्रीट में, और ऐसा भी नहीं था कि एक इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म करा तो दूसरों ने, सारों ने आउट परफॉर्म करा। कल हरे निशान में बंद हुए, सारे रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। डाउ कल 45,000 के ऊपर बंद हुआ पहली बार। अब नैस्डैक भी जो है वो 20,000 के आंकड़े से बिल्कुल 1-1.5% ही अब दूर है। तो एक बहुत अच्छा सेशन अक्रॉस द बोर्ड हमें गेंस देखने मिले वॉल स्ट्रीट में। और सारे बिग टेक जो थे सारे ने अच्छा परफॉर्म करा कल, जिससे नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस कल दिखा। जो मैग्निफिसेंट 7 का एक ETF है, राउंड हिल मैग्निफिसेंट 7 ETF, वो अब 2024 में 62% चढ़ चुका है। तो ये इस तरह के रिटर्न्स हमें देखने मिले। ये तो हम बात भी कर रहे थे कि 7 मतलब वो सारे जो 7 बड़ी कंपनीज है जी, एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन वगैरह, तो ये सारों ने जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस में मदद करी है सारे साल, उनका ये ETF है जो 62% ऊपर है। अर्निंग्स रिएक्शंस भी अच्छे थे, सेल्स फोर्स के, मार्वल के, दोनों के अच्छे नतीजे थे। अच्छे नतीजों के बाद रिएक्शन भी वैसा ही देखने मिला। लेकिन बड़ा ट्रिगर जो कल था वो ये था कि जेरोम पावेल कल क्या कहेंगे। और जेरोम पावेल ने कल ये कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, रिमार्केबली गुड शेप, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, महंगाई जो है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि कोई हाथ के बाहर निकल जाए, ऐसे कोई स्थिति नहीं है। और अब हम एक जो है कॉशन के साथ आगे बढ़ेंगे एक न्यूट्रल रेट ढूंढने के लिए। न्यूट्रल रेट से इनका मतलब था कि ना कोई ऐसी ब्याज दर जिससे ना तो अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा सहारा मिले या तो उससे कोई स्लो डाउन हो, उस तरह की एक ब्याज दर ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस बार फेड क्या करेगा इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे कहते हैं कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, यही उन्होंने किया। और मगर क्योंकि उनके वजह भी है, क्योंकि 2 बहुत बड़े डेटा उन्हें अभी भी देखने हैं पॉलिसी से पहले। एक तो शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा वो देखना है, क्योंकि पिछले महीने के 12,000 के बाद इस महीने के जो एडिशंस के आंकड़े एक्सपेक्टेशंस है वो 2,14,000 के हैं। ये नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। कल ADP के डेटा आए, मगर दूसरा बड़ा डेटा वो है महंगाई का डेटा जो अगले हफ्ते आएगा, वो देखना पड़ेगा। और मैक्रो में जो है ADP प्राइवेट पेरोल्स के डेटा है वो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर थे, मगर इतने भी कोई ख़राब नहीं थे। और सर्विस सेक्टर एक्टिविटी जो है वो 56 से गिरकर 52 हुई। सर्विसेज PMI नहीं, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी जो है वो गिरकर 52 हुई, मगर अभी भी एक्सपेंशन मोड में थी। तो वो एक डेटा है। अब ये तो रही यूएस की बात। अब दक्षिण कोरिया में जो घमासान चल रहा है, वहाँ के विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दायर कर दिया है और अब वो देशद्रोह के चार्जेस भी लगाएंगे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के ऊपर। खबर ये भी आ रही थी कि राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को जो है बर्खास्त कर दिया है, नए रक्षा मंत्री को लाया है। और जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हमने आपके समर्थन में मार्शल लॉ के खिलाफ तो वोट कर दिया, मगर इम्पीचमेंट में हम आपका साथ नहीं देंगे, इम्पीचमेंट के तो हम खिलाफ ही वोट करेंगे, ये रूलिंग पार्टी का कहना था। बैंक ऑफ कोरिया की कल जो न्यूज़ आनी थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, करेंसी मार्केट में कदम उठाएंगे। कोई बड़ा अनाउंसमेंट वहाँ से नहीं निकल कर आया। और मूडीज़ का कहना है कि अगर ये राजनीतिक संकट जो है वो सही वक्त पर जो है सुधारा नहीं गया तो काफ़ी बड़े कदम जो दक्षिण कोरिया को उठाने हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंच सकता है, ये मूडीज़ का कहना था। अब दक्षिण कोरिया एक बात रही, फ्रांस में भी अब दूसरा राजनीतिक संकट आ गया, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर गई। वहाँ की जो विपक्ष के नेता है उन्होंने एक और लेफ्ट की पार्टी के साथ गठबंधन करके अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो अब नया प्रधानमंत्री लाना होगा फ्रांस में। और बजट को लेकर काफ़ी सारे जो है वो संकट थे। मगर आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो ओपेक है। कल तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, क्योंकि क्रूड इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी देखने मिली यूएस में। और यूएस अभी भी सऊदी अरब से काफ़ी ज़्यादा तेल जो है वो उत्पादन कर रहा है। तो ओपेक प्लस की आज मीटिंग में क्या निकल कर आता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आज शाम को आएगा, तो उस पर भी नज़र होगी। और यूरोजोन का GDP का डेटा आएगा, तो वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़े ट्रिगर्स है, मगर हैंडओवर अच्छा है।
बड़े ट्रिगर्स हैं लेकिन हैंडओवर रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हैंडओवर है। अगर यूएस मार्केट्स की चाल की बात कर रहे हैं तो तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मोमेंटम में थे, बढ़िया तेजी में थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब आइए निफ्टी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मोमेंटम फर्स्ट हाफ का बढ़िया, सेकेंड हाफ ठंडा पड़ा, लिटरली कंसोलिडेशन के नाम चला गया कल का दिन। और कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि निफ्टी पे व्यू तो अपसाइड का है, तेजी का है, लेकिन कंसिडरिंग कि 24,500, 24,600, 24,700 पे कॉल राइटर्स हेवीली खड़े हुए हैं, ये दिन शायद कंसोलिडेशन के नाम चला जाए। और ये भी बात हुई थी कि निफ्टी बैंक बेहतर खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, सिर्फ एचडीएफसी बैंक की पोजीशनिंग को कंसिडर करते हुए। और निफ्टी बैंक कल 1% मजबूती के साथ बंद हुआ और एचडीएफसी बैंक ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो बाजार की पूरी चाल को लीड करा, डोमिनेट करा। वीरू बढ़िया रहा कल का कमेंट्री और कल की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आपको। क्या करना है भाई आज कंसोलिडेशन के बाद? फिर जागेंगे, फिर तेजी करेंगे या मूड कुछ और है?